नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में ग्रुप डी के लिए साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। और इन साइंस की क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि हाल फिलहाल में आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं और ग्रुप डी के एग्जाम्स में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आता हूं। वहां से आपके समझ में आ जाएगा कि मुझे किस प्रकार के क्वेश्चंस की किस तैयारी करनी है, कहाँ से एनालाइज करना है और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितनी प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के एग्जाम में आपको एनालाइजेशन के साथ में उसे सॉल्व करना है। तो इसी क्लास के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बेटा ये क्लास आपको नंबर पहुंचे बहुत अच्छे दिला सकती है। 25 नंबर की क्लास है, तो 25 नंबर का मतलब है कि आप यहाँ पे अगर एक कुछ टॉपिक पढ़ लें अच्छे तरीके से तो आप यहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चन तो जरूर करके ही आएंगे। बाकी का आपको मैं बता दूं कि अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को जानना है कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? बाईएससी ऐप, जो कि हमारे ही चैनल की एक शॉर्ट फॉर्म है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो बाईएससी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जब आप वहाँ पर लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने के बाद में आपको वहाँ बहुत सारे कोर्सेज का मतलब है, जैसे कि आपके हाल फिलहाल में वैकेंसीज जो आई हैं, यूपीएसआई की वैकेंसीज है जिसका एग्जाम आपका 14-15 मार्च को आ चुका है। इसी के अलावा आपकी होमगार्ड की वैकेंसी चल रही है, कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जीडी कांस्टेबल आ चुका है। इसके बाद में आपके पास में दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो सारे कोर्सेज को अगर पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना है? तो बेटा इस जगह पर आकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कोर्सेज हैं, बहुत सस्ते कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में कोर्सेज हैं। 99 में आपको ये कोर्स मिल रहे हैं। तो बेटा इससे अच्छा, इससे सस्ता बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है? बाईएससी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और जो साथी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, गोमती जुड़ चुके हैं, नमस्ते सर जी, प्लीज यूपीएसआई की क्लास भी स्टार्ट कर दो। बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ग्रुप डी की क्लासेस हैं तो बेटा अभी क्या है कि साइंस भी मैं ही पे चला रहा हूँ, मूल विधि भी मैं ही चला रहा हूँ। तो इस वजह से क्या है कि थोड़ा सा डिस्प्यूट आ रहा है। डिस्प्यूट का मतलब थोड़ा सा क्या है कि हम लोग ये है कि साइंस की क्लासेस पर इसलिए फोकस ज़्यादा कर रहे हैं कि कई बच्चों की डिमांड है कि सर क्लास दे दो, क्योंकि अभी उसका एग्जाम चल रहा है। जैसे ही ये एग्जाम जो है खत्म होगा, आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जो बाकी की क्लासेस हैं, जैसे यूपीएसआई की क्लासेस हैं। आपको भी पता है कि इसको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। जो 14 और 15 मार्च को एग्जाम है, तो इसके लिए आपका टारगेट हम बना रहे हैं और वो टारगेट तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आपकी क्लासेस भी सारी तैयार हो जाएंगी और उनकी क्लासेस भी आपकी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम, हाँ जी बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ, 1-2 दिन की बात है बेटा। थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा से काम है, तो जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में मैं आपकी होम गार्ड की क्लासेस हो, चाहे वो यूपीएसआई की क्लासेस हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल की क्लासेस हो, चाहे वो एनटीपीसी क्लासेस हो, सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बता दूं मैं आपको। आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है? तो बेटा ये याद रखना कि यही क्वेश्चन आपका सेम पूछा गया था 1 दिसंबर की क्लासेस में, यानी 1 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है वहां पर यही के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है? कहता है बेटा, वक्ष गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा स्थित होता है, कौन सा पार्ट जो है वो स्थित होता है? ये पूछा जा रहा है कि वक्ष गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा अंग स्थित होता है। ये जंग लिखा है, ये अंग स्थित होता है और ये बताना है आपको। आपके पास में 4 ऑप्शन है, अग्नाशय, हृदय, गुर्दा, ग्रसनी। बेटा याद रखना, गुहा वर्ड जुड़ जाए या कैविटी वर्ड आ जाए तो कैविटी वर्ड का मतलब होता है एक जगह, एक स्थान, जहां पर क्या होगा, जहां पर कोई ना कोई एक अंग उसके अंदर स्थित होगा। ऐसा ही है हमारे पास में, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है हमारी पसलियां, और इस पसलियों के बीच में आपको एक जगह दिखती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम यहां पे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष गुहा कहते हैं। छाती के अंदर जो गुहा है, जो जगह है, उसे हम यहां पे वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे गर्दन के नीचे और इस डायफ्राम के ऊपर, यहां पर पसलियों के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा? आप कहेंगे सर पसलियों के अंदर हमें यहां पे फेफड़े दिखते हैं जिसे हम लंग्स कहते हैं, और सर यहां पे होता है आपका हार्ट। तो ये 2 पार्ट जो हैं वो हमारे इस वक्ष गुहा में पाए जाते हैं, यानी इस कैविटी में पाए जाते हैं।
तो बताओ आंसर क्या होगा। डायफ्राम के ऊपर, गर्दन के नीचे पसलियां और रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं वहां पर आपको लंग्स और हार्ट इनके अंदर दिखाई देते हैं। ऑप्शन में आपको लंग्स नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपको हार्ट जरूर दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि वक्ष गुहा कहां होती है, छाती की जो अंदर की गुहा है, जो कैविटी है, उसे हम वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं या फिर उसे थोरेसिक कैविटी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, अगर वो हड्डियां पूछता तो बेटा पसलियां मिलती हैं, रीढ़ की हड्डी मिलती है, और यहां पर आगे की साइड में आता है स्टर्नम। तो ये 3 हड्डियां हमें मिलती हैं। अब उसने पूछा अंग कौन सा है, तो अंग आपका अंदर की तरफ है, तो कहां है, यहां पे आपको क्या मिलेंगे, यहां पे आपको फेफड़े मिलेंगे, और हार्ट आपका लेफ्ट साइड की तरफ में देखेगा, जिसे आप यहां पे बता सकते हैं कौन सा पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2, क्या कहता है। अब ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल पूछा गया भाई, देखने में तो बहुत वैसा लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछा गया होगा, संख्या 340 है, 17 मीटर क्या क्या दे रखा है, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे है, यहां पर पूछा गया है ध्वनि की चाल, यानी हमसे क्या दी गई है, चाल दी गई है, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, चाल बराबर लिख दिया 340 मीटर पर सेकंड, जो दिया है वही लिख दिया। कह रहा है दूरी जो है ना वो 17 मीटर है, यानी हमें यहां पे डिस्टेंस दे रखी है, कितनी, 17 मीटर दे रखी है। अब बोलता क्या है, समय कितना लगेगा, ध्वनि को उस दूरी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी इस 17 मीटर तक को पहुंचने में ध्वनि को कितना टाइम लगेगा ये बताना है। और आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, क्या फॉर्मूला है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और हमें क्या क्या दे रखा है, उन सभी चीजों को बस आपको यहां पे पुट करना है, आपको टाइम पता चल जाएगा। चाल कितनी है बेटा, 340 है, दूरी कितनी है, 17 है, समय कितना है निकालना है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 17 बटे 340 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे 20 हो जाएगा, और 1 बटे 20 है, इसको हम देख सकते हैं क्या, 0.05 सेकेंड, यानी इस ध्वनि को पहुंचने में 0.05 सेकंड लगेगा 17 मीटर तक जाने में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, किसी ने नहीं दिया। बेटा इतना इजी क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर क्या मतलब है। बेटा बहुत कुछ था है इसमें, दूरी और समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो इसके इजी क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अल्कोहल का कार्यात्मक समूह कौन सा होता है। सबसे पहले सर ये बता दो कार्यात्मक समूह क्या होता है। जब आप यहां पे कार्यात्मक समूह की बात करते हैं, हम यहां पे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, तो बेटा ये एक विशिष्ट पहचान देता है। क्या देता है, एक पहचान देता है, यानी रासायनिक गुणों को निर्धारित भी करता है और उसकी एक विशिष्ट पहचान देता है। कैसे विशिष्ट पहचान देता है भाई, अगर मैं कह दूं COOH, COOH क्या है सर, COOH यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिल समूह है। कौन सा है, कार्बोक्सिल समूह है। और ये कार्बोक्सिल समूह जो होता है इसके अंदर आएगा क्या, एसिटिक एसिड आएगा। कैसे बोल दिया सर, क्योंकि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और हमारे पास ये COOH जो है यही तो पहचान बताता है, यही तो इसकी विशिष्टता बताता है कि ये क्या है, ये एक कार्बोक्सिल समूह का एक पार्ट है। ठीक है, बात समझ में आई। अब पूछा क्या है इसने, एल्कोहल का कौन सा है ये बता दो। अब बता दो क्या कार्बोक्सिल समूह यहां पे एल्कोहल का पार्ट है, क्या यहां पे आपको एल्कोहल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सर एल्कोहल के लिए क्या होना जरूरी है, तो बेटा याद रखना जब भी आपसे एल्कोहल के बारे में पूछेगा तो वहां पर हाइड्रोक्सिल समूह होना चाहिए। मतलब अरे भाई OH होना चाहिए उसके पास, OH होगा तो वो क्या होगा, एल्कोहल होगा। यानी कैसे कह सकते हो सर, आपने एथेनॉल देखा है क्या, एथेनॉल, और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओगे, फॉर्मूला होता है CH3CH2 और OH। ये OH जो जुड़ा हुआ है ना, यही तो बता रहा है कि ये अल्कोहल है। ये क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि ये एल्कोहल का पार्ट है, ये हाइड्रोक्सिल समूह का पार्ट है, और यहां पर समूह जो है वो OH समूह के नाम से जाना जाता है। ये बात समझ में आई। आप जुड़ चुके हैं कौन से भाई, आशीष पाल ठीक है भाई, महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे भाई।
ASP का आंसर आ चुका है ए नहीं होगा बेटा, COH कार्बोक्सिल समूह है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बता था। अब मैं बताऊं एल्डिहाइड दे रखा है भाई, एल्डिहाइड का मतलब जिसके फॉर्मूले में CHO होगा उसे हम एल्डिहाइड कह देंगे। जैसे मैंने कह दिया HCHO, ये क्या होता है सर, इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। लो ये क्या कहते हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इसलिए एल्डिहाइड का फॉर्मूला बनेगा HCHO। और आपसे पूछा गया है CO क्या है, ये कीटोन होता है। कीटोन मतलब जैसे आपने नाम सुना होगा क्या, एसीटोन। एसीटोन क्या है, ये कीटोन पार्ट है, कीटोन का ग्रुप है। फिर एसीटोन का सर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे CH3 CO CH3। ये CO क्या है, ये CO ही तो बताता है कि ये कीटोन है, ये कीटोन के ग्रुप का है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, चाहे वो आपके यहाँ पे एल्डिहाइड हो, चाहे वो हाइड्रोक्सिल हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिल हो। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में पूछे तो एल्डिहाइड समूह, आपसे एसिटिक एसिड के बारे में पूछे कार्बोक्सिल समूह, आपसे एथेनॉल के बारे में पूछे हाइड्रोक्सिल समूह, आपसे यहाँ पे एसीटोन के बारे में पूछे कीटोन समूह। आया समझ? भैया और दीदी कहाँ पे हैं, किसके भैया और किसकी दीदी, ये तो बताओ, ये मुझे नहीं पता है कौन कहाँ पे है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पढ़ के जाना ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, क्वेश्चन आ रहा है उससे। कोरोजन का भी आपका क्वेश्चन आया था, जंग लगने का क्वेश्चन आया था। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है आप पढ़ के जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बन रहा है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या कहता है ये, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इनमें से क्या होता है, क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए जाते हैं, क्या वहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, क्या वहां पर ऑक्सीजन हट जाता है, क्या वहां पर हाइड्रोजन ग्रहण हो जाता है। तो आप ऑक्सीडेशन को किस प्रकार से जानते हैं। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण होता क्या है, बेटा याद रखना, जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो जाए, उस ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि उस ऑक्सीडेशन में क्या हुआ होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ा होगा, क्या होगा, या तो उसके अंदर जो उत्पाद मिला है ना उसमें ना ऑक्सीजन जुड़ गया होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसमें हाइड्रोजन हट जाए, ये भी हो सकता है कि उसमें ना हाइड्रोजन हट जाए। अगर ऑक्सीजन नहीं जुड़ा तो हाइड्रोजन हट गया होगा। अब हाइड्रोजन भी नहीं हटे तो ऐसी स्थिति में हम इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर दें, क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, तो वहां पर तीनों चीजों में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी हमारे पास में ये सारी चीजें दी गई हैं ऑक्सीडेशन के लिए। सर फिर रिडक्शन में क्या होगा, बेटा इसका जस्ट उल्टा कर दो, वो हो जाएगा आपका रिडक्शन। मतलब ये है कि यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहां पे क्या करेंगे, सही भैया ऑक्सीजन को हटा दें। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन हट जाए तो रिडक्शन होगा, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो रिडक्शन होगा, अगर किसी आपकी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, गेन हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो जाए, रिएक्शन में ग्रहण हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा, तो उस जगह पर रिडक्शन होगा। लेकिन क्वेश्चन तो ऑक्सीकरण का पूछा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इसमें एक तो दिया ऑक्सीजन का हटना, सर हटना तो रिडक्शन है, ऑप्शन सी गलत है। ये कह रहा है हाइड्रोजन का ग्रहण, ये कह रहा है हाइड्रोजन का हटना, लेकिन आपका यहां पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन का अपसारण या ह्रास, यहां पे लिखा है इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, यहाँ पे एएसपी ने दिया है बी। सुबी दीदी और निशांत भैया कहाँ पे हैं, भैया आशीष से मिल लो, सुबी दीदी जो भी हैं, और यहाँ पे निशांत भैया हैं, आशीष भाई से मिल लो, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा दिखा दो कि हम भी हैं यहाँ पे, अगर हो तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमसे क्या पूछा गया बेटा, टिश्यू के बारे में पूछा गया। टिश्यू क्या होते हैं सर, भाई टिश्यू क्या होते हैं। अरे एक चीज बताओ, मैं आपसे अगर ये कहूं कि मान लीजिए आपको घर बनाना है, हाँ जी बनाना है, घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ईंट चाहिए, हाँ जी चाहिए, ब्रिक चाहिए, और ईंट से क्या बनेगी, ईंट से बनेगी दीवार, यानी वॉल बनेगी, और दीवार बना देंगी क्या, एक रूम बनाकर तैयार कर देंगी, एक कमरा बनाकर तैयार कर देंगी, और कमरे मिलकर क्या करेंगे, कई सारे कमरे मिलकर क्या बना देंगे, घर बना देंगे, एक मकान बना देंगे। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, ईंट, एक ईंट से घर बन सकता है, नहीं बन सकता, कई सारी ईंटों का ग्रुप होगा वो दीवार बनाएगा। ऐसा ही होता है हमारे पास सेल में, हमारे पास होती है सेल,
और कई सारी सेल मिल जाएंगी, यानी सेल का ग्रुप अगर बनकर तैयार हो गया तो वो क्या बना देगा बेटा, वो टिश्यू बनाकर तैयार कर देगा, यानी वो ऊतक बनाकर तैयार कर देगा। तो कई सारी सेल का मिलना ऊतक बना देगा, और कई सारे टिश्यू अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो ऑर्गन बनकर तैयार हो जाएगा, यानी अंग बनकर तैयार हो जाएगा। और कई सारे अंग मिल जाएं, भाई कई सारे अंग का मतलब कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास में हार्ट भी है, मेरे पास में पेनक्रियाज भी है, मेरे पास में स्टमक भी है, तो ये क्या कई सारे अंग हैं। और कई सारे अंग से यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूंगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप क्या देखेंगे, हमारे पास में मुंह है, हमने खाना खाया, हमारे पास में खाना अंदर गया, एक पाइप से गया और स्टमक में पहुंचा, स्टमक से छोटी आंत में पहुंचा, छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचा, यानी एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो इसे कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। और अंग तंत्र कई सारे मिल जाएंगे तो वहां पर बन जाएगा आपकी क्या, एक ह्यूमन बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था टिश्यू के बारे में, जो कि पूछा गया है कौन सा ऊतक का घटक नहीं है। तो टिश्यू यहां पर कई सारे प्रकार के होते हैं। जैसे हड्डी की अगर बात करेंगे तो हड्डी क्या है, हड्डी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके चला रहा है। जब हम न्यूरॉन की बात करेंगे, सर न्यूरॉन 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 क्या होता है, बेटा न्यूरॉन एक सेल होती है, न्यूरॉन यहाँ पर टिश्यू नहीं है, न्यूरॉन एक सेल है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, सर ऑप्शन नंबर बी आंसर होना चाहिए इसका मतलब, बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आप यहां पे देखेंगे कि ब्लड ये कनेक्टिव टिश्यू है, मांसपेशी यानी जो मसल्स होती हैं, जो आप ट्राइसेप्स बाइसेप्स बनाते हो, ये क्या है, ये मांसपेशी हैं। ये भी क्या है, ये पेशी ऊतक का काम करता है, ये मस्कुलर टिश्यू का काम करता है। यानी टिश्यू हमारे पास मांसपेशी भी होती है, रक्त भी होता है, हड्डी भी होती है, लेकिन ये न्यूरॉन जो है ये सेल होती है। आप जानते हैं न्यूरॉन क्या होता है, ये न्यूरॉन होता है जो हमारे पास में ट्रांसमिट जो सिग्नल होते हैं उनको क्या करता है, ब्रेन तक लेके जाता है। कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, आपकी बॉडी पे अगर मच्छर है तो उसको भगाने के लिए आपके हाथ अपने आप काम करने लग जाते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। आपकी बॉडी पे अगर सेंसेशन है तो आपकी बॉडी पे अगर कोई चींटी भी चल रही होगी आपको पता चल जाता है। ये किसकी वजह से, इसी न्यूरॉन की वजह से पता चलता है। ये न्यूरॉन आपके सिग्नल को पहुंचाता है ब्रेन तक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निशांत आ चुके हैं, नमस्ते भाई, राधे राधे। एएसपी का आंसर हो गया बी। सिग्मा भाई नमस्ते। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6, कहता है कि इनमें से ना कौन सा ऐसा जनन है, कौन सा ऐसा रिप्रोडक्शन है जहां पर जनसंख्या ना वृद्धि होती है बहुत तेजी से। भाई एक बात बता दो, बहुत तेजी से वृद्धि कहां पे होगी, जनसंख्या वृद्धि की दर इनमें से किसमें सबसे ज्यादा होगी, क्या वो अलैंगिक और लैंगिक, एसबी और पीआर। भाई अगर बात करें तो हमें सर ना दो ही जनन जानते हैं, कौन से, एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक जनन होता है। यानी हम यहाँ पे हमने 50-50 जो है वो लाइफलाइन यूज कर ली, और सी हमारा, डी हमारा गलत हो गया, क्योंकि जनन तो हमारे दो ही होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। और जब हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आप एक बार बताओ, अगर मैं ह्यूमन को ले लूं तो ह्यूमन की जनसंख्या भले ही बहुत बढ़ चुकी हो, लेकिन इसको बढ़ने में ना टाइम लगता है। यानी एक बच्चे को होने में लगभग 9 से 10 महीने लग जाते हैं, 9 तो 10 तो नहीं, 8 से 9 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक दो व्यक्तियों के द्वारा एक बच्चा करने में 9 महीने लग रहे हैं। तो बताओ जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से बढ़ेगी। वो आप देखेंगे ना, वो बहुत पहले की प्रोसेस चल रही है, इसलिए आज जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन वास्तव में अलैंगिक जनन जो है, यहां पर क्या होगा, यहां पर हम क्लोन बनाते चले जाते हैं, यहां पर फिशन करते चले जाते हैं, मल्टीपल फिशन करते चले जाते हैं। इसकी प्रक्रिया इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि कुछ ही घंटों में लाखों बैक्टीरिया बनकर तैयार हो जाते हैं। आपने कुछ पार्ट खाया, आपने कुछ पार्ट खाया, उसके पास में बैक्टीरिया था और वो गया अंदर, और वो क्या करेगा, वो अंदर ही अंदर अपना इतना फिशन कर देगा, इतना ज्यादा मल्टीपल हो जाएगा कि वो लाखों तक पहुंच जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो यहां पर उसकी प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया इतनी तेज है कि जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। एएसपी गलत है, बी। बेटा बी, तुम लैंगिक जनन की बात कर रहे हो। अच्छा तुम कितने दिनों में कर दोगे भाई, 9 महीने 8 महीने तो लगेंगे ना, तब तक तो जो बैक्टीरिया ना वो अपने करोड़ों लाखों अरबों बना चुका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। 7 क्या कहता है बेटा, ये कहता है आंख के बारे में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, कहता क्या था
कि आंख का कौन सा भाग जो है ना वस्तुओं की दूरी के अनुसार फोकस को नियंत्रित करता है। भाई आप देखते हैं कि हम जब चीजों को देखते हैं तो कोई वस्तु ना दूर होती है और कोई वस्तु जो है पास होती है। तो अब यहाँ पर कोई वस्तु दूर है या पास है तो उसके लिए ना हमारी जो लेंस होता है ना उसका आकार भी बदलता रहता है। यानी आंख का ऐसा भाग है जो इस लेंस के आकार को बदलने में हेल्प करता है या उसे कंट्रोल करता है। अब वस्तु की दूरी के अनुसार फोकस जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, इसी को हम कहते हैं अनुकूलन। और जब अनुकूलन होगा तो लेंस अपनी वक्रता को बदल देगा और फोकल लंबाई के अनुसार समायोजित कर लेगा। मैं दूर की वस्तु देख रहा हूं तो दूर की वस्तु ऐसे देखते हैं बहुत दूर से, और जब पास की वस्तु होती है तो पास की वस्तु में क्या होता है, पास की वस्तु हम आसानी से देख पाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा जो फोकल लेंथ है वो बदल रहा है, दूर पे बदल जाता है, पास पे बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लेंस जो है वो लेंस का आकार बदलता रहता है। ये समायोजन जो होता है, इसका जो नियंत्रण है, इसका जो कंट्रोल है वो किसके पास में होता है, तो बेटा वो होता है मसल्स के पास में। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बेटा आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलियरी मसल्स के पास में होता है। क्योंकि आप अगर रेटिना की बात करेंगे तो रेटिना केवल इमेज बनाता है, यानी जो हम देख पा रहे हैं ना ये इमेज हमारे रेटिना पर बनती है। यहां पर जब हम कॉर्निया की बात करेंगे तो आंख का जो आपको पारदर्शी हिस्सा है ना वो हमारा कॉर्निया कहलाता है। और जब हम यहाँ पे बात करेंगे आइरिस की तो आप देखते हैं पुतली के आकार को कंट्रोल करने वाला हमारा आइरिस होता है। शुभम राजपूत जुड़ चुके हैं भैया, राम राम भाई। इसी के साथ में इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो रेटिना इमेज बनाएगा, आंख का पारदर्शी हिस्सा कॉर्निया है और पुतली का आकार कंट्रोल करने वाला आइरिस होता है। लेकिन दूरियों के अनुसार फोकल लेंथ को और लेंस के आकार को बदलने वाला कौन होता है, वो मांसपेशी होती हैं, उन्हें सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। ठीक है, रोहित पटेल जुड़ चुके हैं भाई, राम राम भाई। इसी के साथ में अब मैं बढ़ाता आता हूं, कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। बेटा एक चीज याद रखना बेटा, ये सभी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। जो आपके 1 तारीख को एग्जाम हुआ था ना उसके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं करा रहा हूं। और मैं यहाँ पे कोई जल्दबाजी कर कर तुरंत नहीं लेके आता, यानी 1 को क्या पूछा गया और 1 तारीख को ही बता दो शाम को। बेटा इससे बेटर है कि 1 को क्या पूछा गया उस चीज के बारे में समझो, क्या क्या पूछा गया है, कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया, उसके बाद में एक पूरी तरीके से पीपीटी तैयार कर दो। वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है, चाहे भले ही 1 दिन बाद क्यों ना आए। इसलिए याद रखना 1 दिसंबर को जो एग्जाम में पूछे गए थे वो बच्चों के द्वारा जो एग्जाम में लिख लिख के क्वेश्चन बताए गए हैं कि बेटा ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी प्रकार से पूछा गया था। इसलिए इंसान ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। पुरुषों में की जाने वाली वॉसेक्टोमी के अनुसार समान महिलाओं की वह कौन सी शल्य क्रिया है जिसमें महिला की फैलोपियन ट्यूब को काट या बांध दिया जाता है। आप जानते हैं कि नसबंदी की जाती है, जैसे पुरुष की नसबंदी की जाती है ऐसे ही महिलाओं की भी नसबंदी की जाती है। तो पुरुष की नसबंदी को हम कहते हैं वासेक्टोमी, जिसमें पुरुष के प्रजनन मार्ग में जो शुक्राणु है, स्पर्म है, इसके प्रवाह को रोक लिया जाता है। अब कैसे रोका जाता है कि इसके वास डिफरेंस को काट दिया जाता है। जैसे ये पुरुष है, इस पुरुष के पास में जो टेस्टिस से आने वाली ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इसे वास डिफरेंस कहा जाता है। इसको आप देख पा रहे होंगे ना, इसको काट दिया जाएगा, यहाँ गांठ लगा दी जाती है, जिससे क्या होगा स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ से होगा, ये आगे नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, तो वहां पर प्रेगनेंसी के चांस जो है वो खत्म हो जाते हैं। जब ट्यूबेक्टोमी की बात करेंगे तो यहां पर जब महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के अंदर जो नसबंदी होती है उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आप देख पा रहे हैं ना ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब को यहां से काट दिया जाता है और यहां पर काटने के बाद यहां पर यानी अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक आने में रोकने में हेल्प की जाती है। तो यहां से क्या होगा, यहां से अंडा जो जाएगा वो इस जगह से गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता, और जब वो गर्भाशय तक नहीं पहुंचता तो वहां भी प्रेगनेंसी के चांस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो पुरुष नसबंदी हो या महिला नसबंदी हो तो दोनों में प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी कहते हैं, महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वासेक्टोमी में बास डिफरेंस को काट दिया जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी में यहां पे क्या किया गया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बात खत्म, हाँ तुम्हारे लिए बात खत्म होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे
कहता है एल्यूमिनियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से एल्यूमिनियम क्लोराइड के निर्माण का संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा होगा। सीधे सा यहां पे अगर समझें, कह रहा है एल्यूमिनियम, चलो मैंने यहां पे लिख दिया एल्यूमिनियम, ठीक है। इसने कहा क्लोरीन, तो मैंने यहां पे लिख दिया क्लोरीन, ठीक है। और जैसे ही एल्यूमिनियम की क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पर उसने कह दिया कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। और एल्यूमिनियम क्लोराइड होता क्या है, तो वो होता है आपका AlCl3, ये होता है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ऐसा करो ना, इसे संतुलित कर दो। क्या कर दो, इसे संतुलित कर दो। और अगर आप इसे संतुलित करेंगे तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि मुझे जो उत्पाद मिला है उस उत्पाद में मेरे पास में कौन सी चीज कितनी है। अगर आप यहां पे देखेंगे, मेरे पास क्लोरीन की मात्रा कितनी थी, 3 थी। यहां पे कितनी है, 2 है। तो मैं यहां पे इसे संतुलित कैसे करूंगा, तो मुझे यहां पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं इसमें अगर किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा अगर ये क्या बन जाएगा, Al प्लस 3Cl2 बन जाएगा। और इस प्रकार से ये AlCl3 रहेगा। अब आपके दिमाग में आया, सर इधर तो क्लोरीन 3 हो गए लेकिन इधर तो 6 हो गए ना। अगर ये 6 हो गए हैं तो सर इसे भी 6 बनाओ। तो मैंने क्या किया, ऐसा करते हैं, चलो उधर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 2AlCl3 बन गया। अब यहां पे 2 और 3, ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ 6 और ये भी 6 हो गए। लेकिन सर एल्यूमिनियम तो 2 हो गए ना, अब क्या करूं, तो एल्यूमिनियम में 2 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये बनकर तैयार हो जाएगी 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Cl2 और ये हो जाएगा 2AlCl3। तो इस प्रकार से आपकी जो रिएक्शन है ये संतुलित हो गई, यानी बैलेंस हो गई। अब आप बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो बी है वो मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, रोहित पटेल आंसर है। एएसपी का भी आंसर आ चुका है, बी आंसर हो गया। हाँ जी बिल्कुल बी आंसर होगा। यहाँ पर हमें संतुलित करना होता है, जो चीज दी है उसके अकॉर्डिंग संतुलित करते चले जाओ और आपका संतुलन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये 10 क्या कहता है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे हमसे समस्थानिक की बात की गई है। सर समस्थानिक क्या होता है, आइसोटॉप्स होता है। अब आइसोटॉप्स तो इंग्लिश हो गई, लेकिन यहां पर याद रखना एक वर्ड होता है आपका आइसोटॉप्स। मैं दोनों को बता देता हूं, कल के एग्जाम में मैंने आइसोवार बताया था। क्या बताया था, आइसोवार बताया था। और जब हम इन दोनों को देखते हैं तो आइसोटॉप्स में होता क्या है, जब भी समस्थानिक की बात की जाएगी तो यहां पर परमाणु संख्या जो होती है वो कैसी होती है, यहां पर याद रखना परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है, ठीक है। चलिए ये समान है, दोनों चीज देखेंगे, परमाणु संख्या समान होगी। तो अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, ऐसा करते हैं फिर द्रव्यमान संख्या जो है वो इसकी अलग कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसे कहेंगे हम यहां पे आइसोटॉप। और इसी का उल्टा कर दें तो सर परमाणु संख्या जो है ना, इसको मैं भिन्न कर देता हूं। हाँ जी कर दो, अलग अलग कर दो, परमाणु संख्या यहाँ पे क्या हो जाए, भिन्न हो जाए। और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या हो जाए, वो समान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कहा जाता है, तो वो कहलाता है आपका आइसोवार। तो बस उल्टा है एक दूसरे का, कल के एग्जाम में आइसोबार था और आपके सॉरी कल जो मैंने प्रैक्टिस कराया था उसमें आइसोबार था, और इससे पहले वाला आज के वाले में देखेंगे तो आपके पास में आइसोटॉप है। तो हमारे पास में पूछा क्या गया है बेटा, समस्थानिक पूछा गया है। तो वो समस्थानिक वाला पार्ट आपका ये है। अब देखो कौन सा है, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे गया मुझे, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एएसपी ने आंसर दे दिया है, बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 11 पे। 11 क्या कहता है, हमारे पास में ना H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया है। सर H पॉजिटिव कैसे, क्या होता है H पॉजिटिव, वो किस में मिलेगा ये बता दो। बेटा हमारे पास एक होता है एसिड और एक होता है बेस, ठीक है। अब विलयन की जो प्रकृति है वो अम्लीय होगी या फिर क्षारीय होगी, विलयन अम्ल होगा या फिर क्षार होगा, इसको मेजर करने के लिए H पॉजिटिव की सांद्रता मापी जाती है। किसकी मापी जाती है, H पॉजिटिव की सांद्रता मापी जाती है। अब चलिए मैं बात करता हूं, अगर विलयन क्या है, एसिडिक है, क्या है, एसिडिक है,
एसिडिक होने का मतलब है कि इसमें H पॉजिटिव की सांद्रता जो होती है, उसका कंसंट्रेशन जो होता है, जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, होता है। अब इसके अलावा भी कुछ होगा। अब बेटा H पॉजिटिव की सांद्रता अगर अधिक है तो pH की वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होनी चाहिए। चलो ये बात समझ में आ गई कि pH वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर होगा। अगर मैं यहां से आपसे ये कहूं कि ऐसा करते हैं ना, ये भी पता कर लेते हैं बेस नेचर का क्या होगा, तो बेटा बेसिक नेचर में क्या H पॉजिटिव की सांद्रता ज्यादा होगी, तो आप क्या कहेंगे, नहीं सर, इसमें ना H जो होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे सांद्रता इसकी क्या होगी, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका कम। और यहाँ पर OH नेगेटिव जो होगा वो ज्यादा होगा, और OH नेगेटिव ज्यादा है और H कम है, तो ऐसी स्थिति में इसका pH वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहां पे समझ पे होंगे कि विलयन जो है वो अम्लीय होगा या आपका बेसिक होगा। यहां पे मैं कहूं कि हमें H पॉजिटिव की आयन सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन क्षारीय हो जाएगा। मैंने यहां पे बताया कि H पॉजिटिव की सांद्रता ज्यादा होगी तो विलयन एसिडिक होगा। ए ऑप्शन गलत है। H पॉजिटिव की अन्यथा सांद्रता जो है वो घटने पर विलयन अम्लीय हो जाता है, लेकिन यहां तो मैं कह रहा हूं ज्यादा होगी, अम्लीय तब होगा, तो बी भी गलत होगा। H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन अम्लीय हो जाता है, ये बात मुझे सही लगी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का ए नहीं होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 12। क्या कहता है, कौन सा कथन जो है वो लेंस के बारे में सही है। आपको पता है लेंस जो है इसके पास में कितनी वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, यही आपसे क्वेश्चन निकाल लेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये मान लो एक लेंस का पार्ट बना दिया और आप इस प्रकार से इसको लेंस बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसी को बढ़ाता चला जाऊं तो यहां पे क्या बन जाएगा, एक वृत्त बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा। ये अगर वृत्त बनेगा तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। हाँ जी होगा, एक वक्रता त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, ऐसे ही इस वाले का कर्व को देखेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ क्या बना देगा, ये भी एक वृत्त बनाएगा, तो इसका भी एक सर्कल हो यानी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। इसका मतलब लेंस के पास दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। लेकिन सर यहीं पर अगर मैं ये कहूं कि मिरर के पास में कितनी वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे मिरर हमारा ऐसा होता है, ये केवल एक पार्ट में मुड़ा है, तो इसके पास में क्या होगी, एक ही वक्रता त्रिज्या होगी। तो आप यहां पे क्या बताएंगे कि अवतल लेंस में एक ही वक्रता त्रिज्या होती है। बेटा अवतल लेंस की तो बात ही नहीं की गई है, अगर बात करेंगे तो उसमें भी क्या होंगी, इस प्रकार का होता है, यहां से भी एक वृत्त बनेगा, यहां से भी एक वृत्त बनेगा। तो ए आपका गलत हो गया। किसी गोली लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि चाहे उत्तल लेंस की बात करो चाहे अवतल लेंस की बात करो, तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, उसके पास दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी कहता है वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नहीं होती, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकल लंबाई की दुगनी होती है। ठीक है, सभी लेंसों की फोकल लंबाई जो है वो समान होती है, तो सभी लेंस की फोकल लंबाई समान नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो जल्दी से आंसर, केवल एएसपी ने बताया, वो भी गलत बताया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 13। 13 में पूछा गया है कि जो न्यूरॉन, अभी हमने क्या देखा था, न्यूरॉन एक सेल है। ठीक है, जब ऊतक की बात आई थी तो हमने देख लिया था कि ऊतक वाले क्वेश्चन में न्यूरॉन की बात आई तो न्यूरॉन हमारी एक सेल निकल के आया, और अगर उस सेल है तो सेल के पास में क्या होगा, एक केंद्रक होगा। तो केंद्रक का यहां पे पूछा गया है कि न्यूरॉन में केंद्रक जो है वो कहां स्थित होता है। लेकिन सर न्यूरॉन कैसा होता है वो आपको यहां पे दिखाई भी दे रहा होगा कि न्यूरॉन जो है वो इस प्रकार की एक संरचना है। यहां पर जब आप यहां पे इस वाले पार्ट को देखते हैं, ये आगे वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसी को सोमा या फिर साइटोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सोमा या फिर साइटोन के नाम से जाना जाता है। और ये पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोमा होना चाहिए, साइटोन होना चाहिए, और आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। तो यहां पर गुड आफ्टरनून सुबी यादव, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास में जो न्यूरॉन पाया जाता है उसमें तीन पार्ट होते हैं। साइटोन होता है
डेंड्राइट, ये आपका पार्ट आपका डेंड्राइट कहलाता है, और बीच वाला जो पार्ट है उसे एक्सॉन कहते हैं। जब आपसे केंद्रक की बात की जाएगी तो केंद्रक जो है वो साइटोन में पाया जाता है, वो सोमा में पाया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। यहां पर आपको केंद्रक मिलेगा, यहां से सिग्नल जो है वो यहां से ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर होते होते एक्सॉन से जाएंगे, और एक्सॉन से जाने के बाद वो एक्सॉन टर्मिनल पे जाएंगे, और इन आपको साइनेप्स दिख रहे हैं, इन साइनेप्स से होते हुए दूसरे न्यूरॉन के पास में पहुंचते हैं, और यही न्यूरॉन आपके धीरे धीरे करके कहां तक जाते हैं, यही न्यूरॉन आपके सारे सिग्नल को ब्रेन के पास ले जाते हैं, और ब्रेन की तक जाने का एकमात्र रास्ता आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड से सारे सिग्नल कहां जाते हैं, ब्रेन के पास। फिर ब्रेन उसे बताता है कि बेटा ये करना है, तो हम भी वही चीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, भूख लगी है तो ऐसा कर भाई तू खाना ढूंढ, तो हम क्या करते हैं, कभी फ्रिज देखने लग जाते हैं, कभी कुछ देखने लग जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने खाना रखा है तो ब्रेन का सिग्नल आता है, ठीक है, वो आंखों ने पहुंचा दिया सिग्नल के, वहां पर सामने क्या है, खाना है। अब आंखों के पास ने आंखों का सिग्नल पहुंच चुका है, ब्रेन किसे सिग्नल देगा, फिर पैरों को देगा, ठीक है, वहां पर पहुंचो। वहां पर पहुंचेंगे, फिर सिग्नल कहां पे जाएगा, फिर हाथों को सिग्नल जाएगा कि ऐसा कर अब उसे उठा लो, तो उठा लोगे, फिर उसके बाद में आप क्या है, खाना खाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या पूछ लिया इसने, आणविक द्रव्यमान पूछ लिया। अरे सर ये तो टफ होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होता है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले पूछा गया है ग्लूकोज जो अणु होता है उसके पास में आणविक द्रव्यमान होता कितना है। आप अगर यहाँ पे जानेंगे सर जो ग्लूकोज है ना, हाँ जी हाँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है कुछ, हाँ जी होता है, क्या होता है आप बताओगे सर, C6H12O6 होता है। हाँ जी बिल्कुल सही बताया है, तो आंसर निकल आया, नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, हमें यहाँ पे C जो कि हमारे पास C है, H है, O है, तो इनके परमाणु द्रव्यमान पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, इनके परमाणु द्रव्यमान पता होने चाहिए। और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो वो हमारे पास में कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 12.01 ग्राम पर मोल। एक मोल में 12 ग्राम के आसपास होता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। हाँ जी निकाले, निकालने के बाद यानी पता होना चाहिए कितना होता है, और यहां पर हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 1.0008 ग्राम पर मोल, ठीक है। इसी के बाद अब बचा कौन सा, ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 15.999 ग्राम पर मोल, ठीक है, यानी एक मोल में लगभग 15 ग्राम। ये हमने केवल परमाणु द्रव्यमान निकाल लिए। क्या परमाणु द्रव्यमान से आंसर निकल आएगा, निकल आएगा, अगर आपको पता हो कैसे। मैंने कैसे निकालना है भाई, आणविक द्रव्यमान जो है मेरे पास में, उस आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि आपके पास में ना, जो आपके पास में ना परमाणु द्रव्यमान थे ना, इन द्रव्यमान में उसी से मल्टीप्लाई कर दो जितने उसके पास में अणु हैं। तो बेटा कार्बन के पास अणु कितने हैं, 6 हैं, तो मैंने क्या कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, इस परमाणु द्रव्यमान से। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है 12.01। फिर ऐड भी तो करना है, टोटल निकालना है ना मैं, तो टोटल निकालने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। अब मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन का कितना था बेटा, 12 अणु थे मेरे पास में, और द्रव्यमान कितना है 1.008। इसी प्रकार से फिर से ऐड कर दो, हमारे पास में ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितना, ऑक्सीजन के परमाणु कितने, अणु कितने 6, इसका द्रव्यमान कितना है बेटा 15.999। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर हो जाएगा आपका लगभग 12×6=72 का मतलब 72.01, कितना हुआ 72.06, ठीक है। इसी के प्रकार से इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×96 और 12×1=12 यानी 12.00 और 96 ये आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये इस प्रकार से, पता नहीं 95.994, इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग 180 आना चाहिए, और यही हमारा क्या है
आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सुबी यादव ने आंसर दे दिया था आपका 180, बिल्कुल सही है, तुक्का लगाया एएसपी ने। और राधे राधे भाई सिग्मा, दीप ने आंसर दे दिया है। दीप ने आंसर कहाँ दिया है? सुबी यादव का आंसर आ गया 180। हाँ जी 180 ही होगा। जब हम यहाँ पे ग्लूकोज के अणुओं की बात करेंगे तो ग्लूकोज के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान के साथ में मल्टीप्लाई कर देने पर, उनका टोटल करने पर हमारे पास में जो निकल के आएगा वो उसका आणविक द्रव्यमान होगा, वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। अब इसको समझो, हमें क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है ना उसे कर दो दुगना। ठीक है, कर देंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर फिर प्रभाव क्या पड़ेगा? ये बोल रहा है कि अगर चंद्रमा के द्रव्यमान को दुगना कर दें तो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके जो बीच में जो द्रव्यमान जो लगा हुआ है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए मैं बता दूं, आपके पास में फॉर्मूला होता है किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का, कि F बराबर Gm1m2/r²। ठीक है, हमसे बोला गया है कि अगर मैं m1 को क्या मानूं, अगर मैं m1 को पृथ्वी का द्रव्यमान मान लूं, मैंने क्या कहा? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है इसे m1 मान लें, तो आप यहां पे क्या बताओगे? क्या पृथ्वी के द्रव्यमान में कोई यहां पे बढ़ोतरी हुई? नहीं हुई है। चंद्रमा का द्रव्यमान यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान आप दुगना कर दो। तो दुगना कर देंगे तो ऐसा करते हैं, ये कर देते हैं 2m2। ठीक है, दुगना बोला है, m2 हमने चंद्रमा का द्रव्यमान माना है। भाई दूरी के बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब जो नया द्रव्यमान, नया वो फॉर्मूला बनेगा या नया जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसे मैंने कह दिया F डैश कर लेते हैं। ठीक है, F डैश बराबर हो जाएगा कैपिटल G, बिल्कुल G है। m1 में चेंज है? नहीं है। m2 में चेंज है? हाँ जी है। कितना है? 2m2 हो गया। दूरी में कोई चेंज है? नहीं है दूरी में चेंज। तो इस प्रकार से f डैश जो हो जाएगा वो बनकर तैयार हो जाएगा 2Gm1m2/r²। अब ये m1m2/r² तो f की वैल्यू है, तो इस प्रकार से f डैश बराबर हो जाएगा 2f। अब आप बताओ, पहले वाले गुरुत्वाकर्षण बल का दुगना हो जाएगा, यानी हमारे पास में क्या होगा? चंद्रमा का जो द्रव्यमान अगर दुगना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं, बस मैंने चंद्रमा के द्रव्यमान को दुगना कर दिया है और नया गुरुत्वाकर्षण बल निकाला, तो हमारे पास में जो निकल के आया वो 2f निकल के आया, जो कि पहले वाले से दुगना हो जाएगा। अब बताओ क्या आंसर हो जाएगा? आंसर सुबी यादव ए कैसे हो गया? सी होगा। अच्छा अब बताया सी, सिग्मा सी होगा पगली। वाह, अभी हंस रहे हो, फिर कहोगे हंस मत पगली। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 16। अब इसको समझो, यहां पे क्या क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। जब हम यहां पे किसी विद्युत उपकरण को देखते हैं तो विद्युत उपकरण के पास में, अपने पास में क्या होती है? पावर होती है। पावर कैसे डिसाइड होगी? जब उसको कोई वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया जाए और उस पर वो कितना करंट फ्लो करा रहा है, इससे हम उसकी पावर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि हमें क्या दे रखा है बेटा? हमें दे रखी है पावर। कितनी दे रखी है? 20 वाट की पावर दे रखी है। ठीक है, मैंने पी की वैल्यू बता दी, कितनी है? 20 वाट। अब बोल क्या रहा है बेटा? 120 वोल्ट का वोल्टेज दे दें हम उसे। कितना दे देना है? 120 का वोल्टेज दे दो। तो उसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित होगी, कितनी प्रवाहित होगी, ये बताना है। क्या पी, बी और आई के बीच में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है? अगर है तो फॉर्मूला बता दो। बिल्कुल रिलेशन है, और रिलेशन ऐसा है कि अगर यहां पे किसी भी उपकरण को कोई वोल्टेज प्रवाहित दिया जाए तो उसमें बहने वाली धारा का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आ जाएगी? पावर निकल कर आ जाएगी। अब हमें पता क्या है? पावर पता है। तो हमें पता था पावर, वोल्टेज पता था हमारे पास 120 है, हमें करंट निकालना है आई। आई बराबर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 20/120। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का 120 में जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो जहां से हो जाएगा 1/6,
और 1/6 को सॉल्व करोगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.16666, ये खत्म नहीं होगी तो और आ जाएगा ये एम्पियर। अब आप बताओ, एक 6 को यूज कर लो, यहां पर हम इसको कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, एक में एक और ऐड कर दो, दो संख्या के बाद में हम एक ऐड कर देंगे जब वो 5 से ज्यादा होगी अगली वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.167A। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। दीप ने आंसर बता दिया है, पी बराबर बी आई है। सिग्मा ने डिलीट कर दिया है। त्रिषा शर्मा जुड़ चुकी हैं, नमस्ते त्रिषा। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर क्या निकल के आया, बी निकल के आया, क्योंकि हमारे पास में जो पावर थी उस पावर में हमने जो वोल्टेज प्रोवाइड किया, वोल्टेज दिया, वहां से हमने करंट निकाल लिया। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर का, पी बराबर बी आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 17। क्या कहता है भैया 17, समझो पहले और फिर उसके बाद में बताओ क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, चलिए मैं देखता हूं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान समान रहता है, किसी पिंड का द्रव्यमान है जो समान रहता है, और उसका वेग पहले के वेग से 4 गुना हो जाए, यानी पहले कोई वेग दिया होगा किसी चीज में, उसका 4 गुना हो जाए, उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव है। सीधी सीधी बात है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है और नई काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसके अकॉर्डिंग। सर ये बता दो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाँ जी ये होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², यानी हाफ mv²। ठीक है, अब दिया क्या है वो चीज देख लो। m की वैल्यू क्या रखनी है आपको, भैया ये कह रहा है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान समान रहता है, तो मैंने m में कोई चेंज नहीं किया है। कहता है वेग को पहले वाले वेग से 4 गुना कर दो। अब v की जगह पे क्या रख दो बेटा, 4v रख दो, रख दो। रखने पर क्या होगा, नया गतिज ऊर्जा बता दो। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने डैश का यूज किया है क्योंकि मैं नई वाली पता कर रहा हूं, और यहां पर 1/2 m में कोई चेंज नहीं, b की जगह पर क्या कर देंगे 4v² कर देंगे। ठीक है, आप यहां पे क्या बता पाओगे, काइनेटिक एनर्जी का डैश बराबर 1/2 m का मल्टीप्लाई किससे, 4 से हो जाएगा और 16 हो जाएगा b²। ठीक है, अब आप यहां पे अपनी महानता दिखाओगे और 2 को काट दोगे और 8 आ जाएगा, यही तो दिखाओगे। बेटा यही हो जाएगी गलती। क्या गलती हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है, 16 को मैंने आगे लिख दिया और बाकी का जो फॉर्मूला है वही सेम लिख दिया जो है, काटना नहीं है, हाफ mv²। अब ये समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी का डैश बराबर 16 और हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, यानी पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी। और इस प्रकार से हमारे पास में क्या आया, ये 16 गुना हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा आपकी 16 गुना हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। बताओ कितनों का ऑप्शन नंबर सी आया है। सर सीधा 4 का क्यों कर दिया है, 4 का क्यों कर दिया सीधा, हाँ क्यों कर दोगे तो कितना है पता है, 64 आएगा। गलत वैसे भी हो गया, सी आंसर होगा। राधे राधे भाई सभी को। एम की वैल्यू तो यहाँ पे समान है ना, एम की वैल्यू कुछ अलग दी थोड़ी है। चलो आगे बढ़ जाओ। आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आता है 18 जो आपसे ये भी पूछा गया था 1 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, इस प्रकार से ही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कहता है यदि कोई वाहन जो है 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रहा है, कितनी गति से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, उसे तुरंत रोकना है, भाई उसे रोकना है, कोई वाहन है उसे रोकना है। ठीक है, और घंटा, और कैसे चल रहा है 50 किलोमीटर, तो किस वाहन में ब्रेक सबसे तेज काम करेगा, कौन सा ऐसा वाहन है जिसका ब्रेक जो है ना वो तेजी से काम करेगा। अब बता दो किसका तेजी से काम करेगा, क्या यहाँ पे ट्रक का करेगा, क्या बस का करेगा, या साइकिल का करेगा, या सभी में समान समय लगेगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, आप आंसर दो मैं आंसर देता हूं फिर। 18 का सी, 18 का सी आ गया साइकिल। भाई त्रिषा ने आंसर दे दिया सी, सुबी यादव ने आंसर दे दिया डी, मेरा सही है सुबी यादव, वाह जी वाह। ओ स्क्वायर कर दे, ओ स्क्वायर होगा ना वो, समान सभी होगा, बाइस्किल होगा, सिग्मा होगा, ए। चलिए मैं बताता हूं, देखो एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो यहां पे क्या बताना है बेटा, आप एक वर्ड जानते होंगे मोमेंटम यानी संवेग। हाँ जी जानते हैं संवेग को, और संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू बी। हाँ जी होता है, एक तरफ द्रव्यमान एक तरफ वेग, बिल्कुल।
हमसे कह रहा है कि 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहा है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वेग देखा है, ठीक है। आप खुद देखो, अगर वेग यहाँ पे स्थिर है, वेग यहाँ पे बदल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हम द्रव्यमान के साथ में खेल करेंगे। कैसे करेंगे कि अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसे संवेग भी ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए, संवेग भी ज्यादा चाहिए। अगर द्रव्यमान कम होगा तो इसे संवेग कम होगा, इसे संवेग भी क्या चाहिए, कम चाहिए। अब आप एक बात बताओ, क्या ट्रक को रोकना ज्यादा आसान होता है कि साइकिल को रोकना ज्यादा आसान है? चाहे कितनी भी स्पीड हो, आप यहां पे द्रव्यमान देखो कि द्रव्यमान कम तो संवेग कम, और संवेग कम तो रोकना आसान। सीधा सीधा आंसर सी आंसर हो जाएगा। कितनों ने बताया, ट्रक, बस और डी। किसने बताया ट्रक और बस? भाई ट्रक को रोक लोगे आप, तुम हाथों से रोक लेना ट्रक को, निपट जाओगे ट्रक के सामने अगर रोकने की कोशिश की तो। दीप का आंसर है सी, साइकिल कभी भी 50 किलोमीटर की स्पीड से किसने चलाई है? क्यों नहीं, मेरा सही है। साइकिल कभी 50 किलोमीटर की स्पीड से नहीं चलाई है बेटा, ये फिजिक्स है, और इस फिजिक्स के अकॉर्डिंग आंसर दो। और अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो हम यहाँ पे ट्रक और बस को रोक ले रहे, फिर ठीक है साइकिल को हटा दो, तुमने चलाई नहीं है तो ट्रक और बस को रोक लेना, सामने से जाके रोकना फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19। हमसे बोला गया है रोस्टिंग, रोस्ट करना, वो रोस्ट करना नहीं है, ये रोस्टिंग अलग है, ये केमिकल की बात आ रही है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्साइड में बदलने की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज को गर्म किया जाए उसे रोस्टिंग कहा जाएगा, ना कि वो किसी को देख के उसका मजाक उड़ा देना रोस्टिंग होता है, वो अलग चीज है। रोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन अयस्कों के लिए की जाती है, किस ओर के लिए की जाती है? हाँ रोक लूंगा, ठीक है तुम रोक लो, अंदर से रोको ना फिर। रोकने की बात आ रही है तो बेटा अंदर बैठ के ब्रेक लगा देना, नहीं सामने आएगा तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता इस चीज पर। जब हम यहाँ पर रोस्टिंग की बात करते हैं, जब यहाँ पे आपसे बोला जाए कि चलो किसी चीज की रोस्टिंग करते हैं, तो रोस्टिंग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना नहीं, किसी अयस्क को, यानी कोई भी हमारे पास ओर है, उस ओर को जो भी गलनांक है उसका, उस गलनांक से नीचे की ओर, यानी मान लो 50 पे गल जाती है तो 50 से नीचे का टेम्परेचर दो, तो गलनांक से नीचे का टेम्परेचर दे दो। हाँ जी दे दिया हमने, नीचे का टेम्परेचर कम कर का टेम्परेचर दे दिया, इसे गलने नहीं देना है बस टेम्परेचर पर। अब यहां पर इसको क्या किया जाए, गर्म किया जाएगा, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हाँ जी कर दो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म कर दो, तो उसे कह देंगे क्या, रोस्टिंग। लेकिन रोस्टिंग होगी किसमें, होगी किसमें भाई, एक चीज याद रखना, ये ऑक्साइड में बदलने के लिए होता है। क्या, ऑक्साइड में बदलने के लिए होता है। लेकिन कौन से ऑक्साइड को बेटा, जिंक ऑक्साइड को। तो जब हम जिंक ऑक्साइड को, सॉरी जिंक सल्फेट को या सल्फाइड को गर्म करते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ में, तो हम क्या बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। तो हमारे पास क्या बना, हमने बना दिया जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा हमारा 2SO2। तो जिंक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। आप खुद बताओ क्या बनाया हमने, सल्फाइड अयस्क को ही रोस्टिंग की जाती, सीधा सीधा एक समझ लो कि सल्फाइड अयस्क की रोस्टिंग की जाती है, और ये क्या बनाता है, ये ऑक्साइड बनाता है, जिंक का ऑक्साइड और सल्फर का डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन ऑक्साइड अयस्क भाई पहले से ही ऑक्साइड है, तो ये उसका ऑक्साइड क्या बनाना, ऑक्साइड का ऑक्साइड बनाओगे क्या, नहीं। कार्बोनेट अयस्क क्या है सर, भाई कैल्सिनेशन की प्रक्रिया होती है इसमें, इसमें कैल्सिनेशन की प्रक्रिया होती है और कार्बोनेट अयस्क बनाए जाते हैं। और हैलाइड अयस्क में इसमें वैद्युत अपघटन किया जाता है, तब हैलाइड अयस्क बनते हैं। तो आपका सल्फाइड अयस्क बनाना है तो वो उसके लिए आपको केवल रोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा सर मिक्स क्वेश्चन लाइए। ये क्या भैया मिक्स नहीं है तो क्या है, कौन सी मिक्स की बात कर रहे हो, मिक्स ही तो है। हिंदी इसमें, वो सॉरी, इसमें ना का फिजिक्स भी है, इसमें केमिस्ट्री भी है, इसमें बायो भी है, तो सब मिक्स ही तो है, और क्या चाहिए। सर आज लेमन वाइब दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून सत्यमान, ये सत्यमान गीता है, ये भी बता दो सत्यमान। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन की अधिक मात्रा से कौन सी बीमारी होती है? आपको पता है कि हमारे पास ना बहुत सारी ग्लैंड पाई जाती हैं, ग्रंथि जिन्हें हम बोलते हैं। अब ये ग्रंथि क्या करती हैं, कुछ ग्रंथियां तो एंजाइम बनाती हैं और कुछ ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती हैं।
और जो ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उसमें एक ग्रंथि है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, और इस पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही बात है, इसे तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड अगर इसे कहते हैं तो इससे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम जीएच कहते हैं। जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन, यानी आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन। ग्रोथ कैसे करेगा भैया? लंबाई में वृद्धि करेगा, चौड़ाई में वृद्धि करेगा, आपके शरीर के जो अंग हैं, हाथ है, पैर है, इनको बढ़ाने का काम करेगा। अब ऐसा हो गया कि सर ऐसा है ना कि जीएच जो है ना ये बहुत कम हो गया, बहुत कम निकला, यानी हमारे अंदर से ग्रोथ हार्मोन जो है वो निकला ही नहीं या कम मात्रा में निकला। और कम मात्रा में हुआ तो डेवलपमेंट कम होगा, और डेवलपमेंट कम होगा तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा बौना, यानी उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही, उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ रही, उसके यहाँ पे हाथ पैर नहीं बढ़ रहे। तो ऐसी स्थिति में पीयूष ग्रंथि से निकला हुआ ग्रोथ हार्मोन जो है वो कितना मात्रा में कम निकला है? अगर कम है तो बौनापन होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है हार्मोन ना जो अधिक मात्रा में निकल रहा है, कम नहीं निकल रहा। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा मात्रा में निकल जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाए, तो ऐसे रोग को हम कहते हैं एक्रोमेगली। क्या कहते हैं? एक्रोमेगली कहते हैं। और यहां पर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो एक्रोमेगली हो जाएगा। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि हमारा पास में क्या है, जैसे मैं हूं, हमारे पास में ग्रोथ हार्मोन्स ठीक है, नॉर्मल हैं, जिसमें हमारी लंबाई बिल्कुल ठीक है, और अगर हाथ पैर की बात करें सही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ज्यादा निकल जाए, तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए, तो आप देखेंगे किसी का हाथ लंबा है, आप देखेंगे किसी का पैर थोड़ा ज्यादा लंबा है, आप देखेंगे किसी की नाक ज्यादा लंबी है, किसी का जबड़ा जो है वो ज्यादा बड़ा है, किसी का यहाँ पे हाथ पैर की जो उंगलियां हैं, मान लीजिए कोई उंगली है वो बहुत ज्यादा यानी ज्यादा मात्रा में बड़ी है बाकी की तुलना में। तो ये मतलब है ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा मात्रा में निकलना, यही एक्रोमेगली कहलाता है। और जब बहुत कम मात्रा में निकले तो उसे ड्वार्फ कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज्यादा, डी ज्यादा का मतलब एक्रोमेगली, और कम का मतलब यहां पे हो जाएगा ड्वार्फिज्म। ठीक है, और नॉर्मल है तो भैया सब नॉर्मल है। अब बताओ कितनों, कौन कौन ऐसा यहाँ पे ऐसा है जिसका यहाँ पे एक्रोमेगली है? किसका है इसमें से बता दीजिए। डी 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 डी, हाँ जी डी होगा, डी डी आंसर है। क्या डी तो है? क्या गलत बता दिया इसमें? वेलकम जेके प्रयागराज। भैया जब जेके प्रयागराज जुड़ चुके हैं हमारे प्रयागराज से। सर मैं ही पूरा लंबा हूं। हाँ तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन ठीक है। ठीक है, आ जाओ इस पे। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब भाई बेकिंग सोडा को तो मुझे लगता है सभी जानते हैं, बेकरी में यूज होता है, लेकिन फिर भी हमसे पूछा जा रहा है तो आंसर तो देना ही पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे पास में लास्ट से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? लास्ट से चलते हैं। क्या है हमारे पास? है CaCO3। क्या ये बेकिंग सोडा होता है? भैया इसे हम बेकिंग सोडा नहीं कहते, इसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। और ये चूना पत्थर है, यानी ये क्या है? ये चूना पत्थर माना जाता है, इसलिए इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा नहीं कहते। सर NaOH, NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। फिर इसका मतलब क्या है? क्या इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है? नहीं भैया, इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात आएगी तो उसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। फिर क्या NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है? हाँ जी, इस NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पे बेकिंग सोडा कहते हैं। फिर आप ये बता दो Na2CO3 को क्या कहते हैं? बेटा इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। तो आप इस प्रकार से आंसर बता पाएंगे कि इसका आंसर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो कितने लोगों ने यहाँ पे बी दिया है?
सर जेके प्रयागराज को साथ ले आए हैं, और बहुत बढ़िया भाई, आप लेके आए हो तो ये तो अच्छी बात है। भाई आप लोग ही तो लेके आओगे, अब मैं तो किसी को नहीं ला सकता। अब आप मान लीजिए 10 लोग जुड़े, 10 लोगों ने शेयर कर दिया, आपके 10 लोग और आ गए, तो इसी प्रकार से चीजें बढ़ती हैं। बाकी हम तो पढ़ा ही रहे हैं। यहाँ पे आंसर आ चुका है सबका NaSCO3, जेके प्रयागराज ने आंसर दे दिया है बी। इसी के साथ में सर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, जितने भी मैंने आज ये क्वेश्चन कराए हैं, आप जितने भी क्वेश्चन हैं 1 दिसंबर को हुआ एग्जाम जो है वो सेम यहीं से क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड से जितने क्वेश्चन हमें पता चलते हैं बच्चों के द्वारा, वही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रख दिए जाते हैं। यहाँ पे कोई मैं बना के नहीं लेके आ रहा हूँ, कोई किताब से लेके नहीं आया हूँ। जो एग्जाम में आया हुआ है, जो बच्चों के द्वारा बताया गया है, उसी क्वेश्चंस के आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं और यही क्वेश्चन आए हैं। आप इसी प्रकार से इसी लेवल के क्वेश्चन आए, चाहे यहाँ पे आपके बचगुआ की बात हो, चाहे ध्वनि की चाल की बात हो, चाहे एल्कोहल के कार्बन आप समूह की बात की जाए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात हो, यहाँ पे ऊतक की बात हो, यहाँ पर जनन की बात हो, यहाँ पर बेसेक्टोमी की बात हो, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स आइसोबार्स की बात हो, जब यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की सांद्रता की बात हो, यानी किसी भी प्रकार के आप क्वेश्चन को देख लो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताए हैं, कितने भी क्वेश्चन कराए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी यानी इसी एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप यहाँ पे बेफिक्र रहें, यहाँ पर आपके पास में वही चीज लेके आई जाएगी जो ऑथेंटिक है। और आप जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उस टाइम पे जो भी एग्जाम हुआ होगा, उस एग्जाम से आप हमारे इस चैनल पे होने वाली क्लासेस को मिला लेना। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन हमें वहां मिले थे। ठीक है, हूबहू नहीं हो सकते, लेकिन ये जरूर है कि क्वेश्चन सेम, ठीक है, सेम जैसे। चलिए सर जी एसएससी फॉर्म फिल कर दिए हैं आज हम, बहुत बढ़िया सुबह यादव। अगर एसएससी के फिल्म किया है तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देना, क्योंकि एसएससी केवल फॉर्म भरने से पास नहीं होता है। एसएससी की पढ़ाई थोड़ा सा अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे करनी होती है। बाकी की क्लासेस आपके लिए यहाँ पे होती ही रहती हैं जी जी, कि आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैं एप्लीकेशन का भी बोलूंगा कि बेटा 99 में हम आपको बाईएससी ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, लॉगिन जरूर करिएगा। यहाँ पे चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आपको एक जगह पर सब कुछ मिलने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप चाहते हैं पढ़ना तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। आपको क्लासेस की पीडीएफ जो चाहिए होती है वो भी इसी पे मिलती है। बाकी का आपको फ्री नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर टेस्ट भी लगा दिया जाए तो बेटा टेस्ट भी आपको यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो प्रैक्टिस भी आपकी हो रही है। इसके अलावा कोर्स भी आपको 99 में मिल रहा है, इससे सस्ता आपको कहीं और नहीं मिल पाएगा। ठीक है गुरुजी, हिंदी की क्लास क्यों नहीं होती है? बेटा हिंदी की क्लास के लिए बोल तो दिया है, आप सर से बात हो जाएगी, सर से मैं बात कर लूंगा। सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दीजिए। बेटा टेलीग्राम लिंक अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस, यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस जो हमारे चैनल का नाम है, आप उससे सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल सर्च होकर आ जाएगा। तो यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के नाम से आपको जो ग्रुप दिखे, जो चैनल दिखे, आप उस पर चले जाइएगा। आपको मेरी क्लासेस की लिंक भी वहीं पर मिल जाएगी, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये क्लास भी आपको वहां पर लिंक में मिलेगी जरूर। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराते रहेंगे और ये क्लास आपको रोजाना 12 बजे मिल ही रही है, तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। हाँ, ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि हो सकता है ये क्लास जो है वो कल ना हो, क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे काम है तो कल नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, परसों ये क्लास जरूर होगी 12 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।